or the definitions. Containing the explanations or the definitions. We start from section 6. सेक्शन 6 का हेडिंग आप जो है बेरेक्ट रख लिया करो। हेडिंग तो ये दे रखा है, एवरी डेफिनेशन इज सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। Not only the definition, but every penal provision and every illustration is to be read subject to general exceptions. Is to be read subject to general exceptions. संहिता में आईपीसी में दी गई प्रत्येक परिभाषा, पहले आप इंग्लिश में लिख रहे हो, लिख लो पहले, है ना, राइट डाउन। Every definition is subject to general exception. Not only every definition, but every penal provision, every illustration given under the definition is subject to the chapter of general exception. समझा भी दूंगा, पहले हिंदी में। संहिता में दी गई प्रत्येक परिभाषा, संहिता आईपीसी में दी गई प्रत्येक परिभाषा प्रत्येक दंड का प्रावधान एवं दृष्टांत, परिभाषा के नीचे दिए गए दृष्टांत, उदाहरण जो होते हैं, दिए गए दृष्टांत सामान्य अपवादों के अध्याय के अधीन पढ़े जाएंगे। सामान्य अपवाद कौन से अध्याय में? 76 to 106। सामान्य अपवादों का उल्लेख किस में है? सेक्शंस 76 to 106। तो बार बार ये नहीं लिखना पड़े, हर परिभाषा या हर अपराध के लिए ये उल्लेख नहीं करना पड़े कि 7 साल से कम आयु के बालक का अपराध नहीं है। सेक्शन 82 says that an offense committed by a person who is under the age of 77 years is no offense। तो बार बार हर जो है प्रावधान के साथ, चोरी के साथ लिखो, लूट के साथ, सबके साथ नहीं लिखना पड़े। इसलिए धारा 6 में कह दिया गया है कि किसी भी अपराध की परिभाषा, है ना, आईपीसी के अधीन किसी भी अपराध की परिभाषा या कोई दंडिक प्रावधान या कोई भी दृष्टांत जो कि उल्लेख किया गया है, दृष्टांत कहां दिए गए? परिभाषाओं के नीचे दृष्टांत दिए गए, वे सभी सामान्य अपवादों के अध्याय के अधीन पढ़े जाएंगे। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यू अंडरस्टूड? अब देखिए नेक्स्ट ले लो। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। Sense of expression once explained, seven, कोई भी अभिव्यक्ति जिसका एक बार वर्णन कर दिया गया है, जिसका एक बार वर्णन या उल्लेख कर दिया गया है, वही अर्थ सभी स्थानों पर लिया जाए, वही अर्थ सभी स्थानों पर या आईपीसी में लिया जाएगा।
एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। Once a term has been explained, once a term has been clarified by any section, that sense has to be taken in whole of the code. For example, उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं? Dishonestly, fraudulently, public servant। पब्लिक सर्वेंट किसमें? सेक्शन 21 में बता दिया, डिसऑनेस्टली 24 में बता दिया, फ्रॉडुलेंटली 25 में बता दिया। तो कहीं भी डिसऑनेस्टली वर्ड का कहीं भी यूज होगा, उसका वही सेंस लिया जाएगा विच हैज बीन स्टेटेड इन सेक्शन 24। बेईमानी से शब्द का वही अर्थ लिया जाएगा जो कि धारा 24 में उल्लिखित है। इसी प्रकार कपट पूर्वक शब्द का वही अर्थ लिया जाएगा जो 25 में एक्सप्लेन्ड है। लोक सेवक का तात्पर्य वही होगा जो सेक्शन 21 में है। तो एक बार जो टर्म को एक्सप्लेन कर दिया है वही अर्थ लिया जावे। ओके, नेक्स्ट। The word he includes C, he में C शामिल है और he denotes male as well as female। Section 8 is gender, I think, gender। जहां कहीं भी ही है तो उसमें सी भी शामिल है। ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स डिनोट्स मेल एज वेल एज फीमेल। न केवल नर का द्योतक है वरन नारी का भी द्योतक है। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसके डेरिवेटिव हिज, हर। ही इंक्लूड्स सी, हिज या हर। अपने माइक्स जो है म्यूट कर लीजिए प्लीज, डिस्टर्ब नहीं करें। We have taken an example of his and her. You remember the example? हिज और हर का एक एग्जाम्पल लिया था हमने, याद करो। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का हवाला आपको दूंगा हिज और हर के बारे में। You will read in CRPC section 125(1)(d). सेक्शन दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125(1) है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड है। A person is bound to maintain her wife, children, his wife, children और parents। तो 1D में क्या लिखा है? His parents unable to maintain themselves अपने माता पिता को जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। A person is bound to maintain his parents unable to maintain themselves। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न आया, वो केस था, मुझे लगता है आपको, देखो एक स्टूडेंट बैठे हैं, उनको ध्यान हो, डॉक्टर विजया मनोहर
अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम। राजाराम, और आई थिंक द केस इज ऑफ 1987 सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर विजया मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम। केस का नाम आपने नोट कर लिया सभी ने? डॉक्टर विजया मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम। ओके, द क्वेश्चन अरोज वेदर ए डॉटर इज लायबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स। यह प्रश्न था कि क्या कोई पुत्री अपने माता पिता को भरण पोषण देने के लिए दायित्वाधीन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में द आर्ग्यूमेंट वाज दैट इन सेक्शन 125 clause 1 subclause D the words are his. The Supreme Court pointed out that the word his includes her. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई देखो 8 में क्या कहा है आईपीसी में, जेंडर ही में सी, हिज में हर शामिल है। द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द वर्ड हिज इंक्लूड्स हर। क्यों? कि हम ये बता रहे ना कि भाई ही के डेरिवेटिव्स मेल और फीमेल दोनों को बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई पुत्री भी अपने माता पिता को भरण पोषण देने के लिए दायित्वाधीन है। इन दिस केस द डॉटर वाज मैरिड बट शी वाज ए डॉक्टर एंड द पेरेंट्स वर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। इट मे बी पॉसिबल दैट द पेरेंट्स हैव नो सन and the parents have no son, or the son is unable to maintain the parents, son is disabled or suffering from any physical or mental disability, then the daughter is liable to maintain their parents. If the daughter is married and the parents have no means to maintain themselves, the daughter married है, विवाहित है और माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, बट द डॉटर शुड हैव एन इंडिपेंडेंट इनकम। डॉटर की अपने पति से भिन्न कोई आय होना चाहिए। अगर इफ द डॉटर हैज इंडिपेंडेंट इनकम अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, देन शी इज बाउंड टू मेंटेन द पेरेंट्स। तो इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ही। लिखना चाहे तो लिख दे। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या कोई पुत्री अपने माता पिता को भरण पोषण देने के लिए दायित्वाधीन है? वन 125 में भी काम आएगा सीआरपीसी में। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पुत्री विवाहित है, इफ द डॉटर इज मैरिड, यदि पुत्री विवाहित है और माता पिता के पास भरण पोषण के पर्याप्त साधन नहीं है, अर्थात वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तथा पुत्री की अपने पति से पृथक कोई इंडिपेंडेंट इनकम है। पति से पृथक का अर्थ इंडिपेंडेंट ही हो गया, इंडिपेंडेंट आय है
तब पुत्री अपने माता पिता को भरण पोषण देने के लिए दायित्वाधीन है। फिर एक बात और आई आर्ग्यूमेंट में कि भी जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल, तो इक्वलिटी क्लोज को भी देखते हुए भाई ऐसा नहीं हो कि पुत्री की इंडिपेंडेंट इनकम है और माता पिता जो है उनकी कोई इनकम नहीं है, कोई साधन नहीं है और वो भूख मरे, ऐसी स्थिति नहीं हो। इसलिए हम इक्वलिटी क्लोज की भी बात करें तो जैसे एक सन लायबल है वैसे डॉटर भी लायबल हो सकती है। इट इज ऑल अबाउट with the reference of he and its derivatives include she and its derivatives. Okay, हो गया क्लियर जेंडर का? अब अपने आगे चलो, क्या प्लूरल और वो होगा ना नंबर। एक वचन में बहुवचन शामिल है। नंबर सेक्शन 9 रिलेट्स टू नंबर। एक वचन में बहुवचन शामिल है, दैट इज द सिंगुलर इंक्लूड्स द प्लूरल। सिंगुलर नंबर, आराम से करें, नंबर है ये, द सिंगुलर नंबर includes the plural includes the plural number। एक वचन में बहुवचन शामिल है। We say that one person is one, हम कहते हैं ना कोई व्यक्ति उत्तरदायी होगा, तो कई व्यक्ति हैं तो वो भी उस अपराध के लिए उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं भी इस तरह का वर्ड हो तो हम कहेंगे कि एक वचन में बहुवचन शामिल है। नेक्स्ट, पर्सन, व्यक्ति। व्यक्ति शब्द में कोई कंपनी या एसोसिएशन को संगम कहते हैं हिंदी में, कोई कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय सम्मिलित है, चाहे वह निगमित हो या न हो। It includes company, association or body of person or body of persons incorporated or not। पर्सन की परिभाषा व्यक्ति। तो आप क्या कहेंगे? व्यक्ति में हम क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा है ना, व्यक्ति में नॉट ओनली द नेचुरल पर्सन्स बट द आर्टिफिशियल पर्सन्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द वर्ड पर्सन। व्यक्ति शब्द में न केवल प्राकृतिक व्यक्ति सम्मिलित है वरन कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल है। नेचुरल, नॉट ओनली द नेचुरल पर्सन but includes artificial person, कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल है, जैसे कंपनी या कोई व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो। जैसे कंपनी का निगमन कराया जाता है तो ऐसे ही बॉडी ऑफ पर्सन्स है, चाहे वो निगमित कराया हो या न हो। निगमन के लिए आवश्यक शर्तें होती है ना, तो कंपनी लॉ में आप विस्तार से पढ़ोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आदि जो भी सबमिट करने होते हैं, कितने हस्ताक्षर होते हैं आदि। तो चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, तो कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एसोसिएशन क्या हो सकता है, देयर में बी ए क्लब,
कोई क्लब भी हो सकता है। तो ये सब व्यक्ति शब्द में शामिल है, न केवल। अब आ जाइए पब्लिक। ये जो, हाँ, अब देखिए ये जो है ना, एक बात रह गई इसमें। अपने ये 11 है, अभी अपन बात करेंगे 11, 10 रह गया अपना। मैन, एक तो मैन और वुमेन के लिए 10 को देख लो, ये 11 है। सर कंपनी लीगल पर्सन मानी जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ, 10 था वैन एंड। हाँ, पहले ये पर्सन आपको वापस बता दूं, जो हम कहते हैं ना, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, लीगल पर्सनैलिटी। यस, यू आर राइट दैट कंपनी इज ए लीगल पर्सन। कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। पहला चैप्टर कंपनी लॉ में यही पढ़ोगे कि कंपनी इज ए लीगल पर्सन, कि ये अपने सदस्यों से भिन्न है ना। वो सालोमन वर्सेस सालोमन का केस पढ़ते हैं, जिसमें ना क्या वो एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बम से सभी अगर सदस्य भी मारे जाए तो कंपनी का अस्तित्व तो बना रहता है। ये कौन सा केस था? कंपनी इज ए लीगल पर्सन, सालोमन वर्सेस सालोमन। सालोमन बनाम सालोमन में कहा गया था कि दैट कंपनी इज ए लीगल पर्सन। कंपनी जो है लीगल पर्सन है, और नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन लीगल पर्सन। अब देखिए मैन, 10 जो है अपना रह गया था मैन और वुमेन, है ना, कि कोई पुरुष या नर और महिला या नारी। तो मैन और वुमेन के लिए हम क्या कहते हैं? एनी एज, किसी भी आयु का व्यक्ति। मैन डिनोट्स ए मेल ऑफ एनी एज, सिमिलरली द वुमेन डिनोट्स फीमेल ऑफ एनी एज, किसी भी आयु की नारी, किसी भी आयु का नर या किसी भी आयु की नारी। देखिए एक क्वेश्चन रोज 354 होता है, outrage the modesty of a woman। किसी महिला की एक सेक्शन 354 आईपीसी में ऑफेंस है, किसी महिला की लज्जा को भंग करना। तो कोर्ट के सामने प्रश्न आया कि भी एक 6 माह की बच्ची है, 6 मंथ्स बेबी, 6 मंथ फीमेल चाइल्ड है। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने की बच्ची भी इसमें शामिल है, उसकी भी लज्जा भंग हो सकती है। क्योंकि हमारे सेक्शन 10 में कह दिया गया है कि जो मैन है डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मेल ह्यूमन बीइंग, कोई नर मानव जो किसी भी आयु का है। ऐसे ही ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी आयु की नारी हो सकती है। तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि इस तरह के अपराध जो महिलाओं के प्रति हैं वो किसी भी आयु की महिला के प्रति हो सकता है। ऐसे ही किसी भी आयु के पुरुष मेल चाइल्ड के प्रति हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 377 का ऑफेंस है, वो मेल्स में किया जाए तो किसी भी आयु का ऐसा मेल हो सकता है। तो 10 हमने देख लिया, 11 में हमने पर्सन शब्द को भी देख लिया, 10 और 11 दोनों। उसके बाद आ जाइए आप 12 पब्लिक। लोक या पब्लिक includes any class of the public or any community, any class of the public, any class of the public or any community, class of the public or any community।
पब्लिक। सेक्शन 12, लोक का कोई भी वर्ग या कोई समुदाय पब्लिक डिनोट्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक, लोक का कोई भी वर्ग या लोक का कोई भी समुदाय। कुछ ऑफेंसेज होते हैं ना अभी पब्लिक के प्रति किए जा सकते हैं, है ना, लोक के प्रति, जैसे पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप अपराध भी है, जो आपने कोर्ट्स में पढ़ा था, भी अकृत्य है, तो ये एक अपराध भी है जो कि लोक के प्रति किया जाता है। टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, तो वो क्या हो सकती है, किसी क्लास ऑफ द पब्लिक की, लोग के किसी वर्ग या समुदाय की हो सकती है। ओके, नेक्स्ट कम टू जो कुछ हटा दिए गए थे शब्द, डेफिनेशन ऑफ क्वीन। क्वीन की परिभाषा, ये जो है क्वीन की परिभाषा 1950 में हटाई गई, डिलीटेड इन 1950। कि हमने ये बात कही कोई स्टूडेंट को, एलएलबी में पढ़ रहे थे कि ये तो पढ़ने की क्या जरूरत है, तो आरजेएस में इस बार यही पूछ लिया कि भाई ये क्वीन की जो परिभाषा है इसको कब रिपील किया गया, तो ये रिपील जो है 1950 में की गई। ऐसे ही जो है देखो, जो रिपील की गई है वो पहले देख लो, सेक्शन 15 के अंदर डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत की परिभाषा को भी जो है 1937 में रिपील कर दिया, 15 में, सेक्शन 15। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई थी जो कि 1937 में जो है उसको रिपील कर। ऐसे ही डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की परिभाषा धारा 16 में दी गई थी जो कि 1937 में रिपील कर दी गई। अब आ जाओ सेक्शन 14 पर, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट 14 क्या कहेंगे? सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, it denotes any officer or servant appointed, employed or continued by the government कोई भी अधिकारी या सेवक, पहली बात है कोई भी अधिकारी या सेवक जो कि सरकार द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन नियुक्त किया गया हो या नियोजित किया गया हो, या उसकी निरंतरता जारी रखी हो, कि पहले से अपॉइंटेड है तो उससे उस पद पर रहने दिया गया हो। एक बात और है, ही शुड बी अपॉइंटेड इन इंडिया, भारत में, और किसके द्वारा हो अपॉइंटेड? बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, और
by the authority of the government or by the authority of the government. कोई भी अधिकारी या सेवक जो कि भारत के भीतर अपने पद पर बने रहने देने के लिए या नियुक्त या नियोजित किया गया हो, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन। ही में बी एनी ऑफिसर और सर्वेंट, वह कोई अधिकारी या सेवक हो सकता है जो कि भारत के भीतर सरकार के द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन नियुक्त या नियोजित हो या नियुक्त किया गया हो, उसे हम सरकार का सेवक कहते हैं। और देखिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट। वी शैल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन what is the difference between the two. Section 21 defines the word public servant. Okay, we shall be discussing later on. Okay, I am leaving the meeting. कोई बात पूछनी हो यहां तक definitions में तो पूछिए। If you want to ask any question, ask. No, sir. ठीक है, ओके। हाँ जी।